चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अब ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है अपने पास, यहाँ पे ध्यान दें अगर हम लोग। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी तक किया था। किसी को इसमें प्रॉब्लम है क्या आयोनाइजेशन एनर्जी में? तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। किसकी बात आती है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है बेसिकली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें बेसिकली करते क्या है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। सबसे पहले छोटा सा एक डेफिनेशन है, इसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to the outermost shell, उसे क्या कह देंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह देंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि पहला जो आयोनाइजेशन एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, बेसिकली जो पहला इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, और उसके बाद जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो, उसको क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक कहते हैं, और सॉरी एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंड एंडोथर्मिक क्या कहते हैं, हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिवन। ठीक है, एडिशन ऑफ एनर्जी करते हैं या फिर एनर्जी देते हैं, उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। और कोई रिएक्शन एनर्जी निकालता है, इवॉल्व करता है, रिलीज करता है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों को पता होगा डेल्टा एच नेगेटिव होता है और यहाँ डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? यस सर। तो ये भी देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? शिफत, जैनब? सर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, वेरी गुड, इंक्रीज करेगा। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने से हमें क्या पता है कि बेसिकली क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने से हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो वहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो इसे लिख लीजिए आप लोग, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? यस सर। देखिए यस यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों के लिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है बेसिकली फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें 17th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें बताइए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोगों के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख लीजिए। वेरी गुड फातिमा। शिफत हो गया आपका, शिफत, नबील, जैनब, शिवा। शिवा आपकी ये पहली क्लास है क्या? डिक्रीजिंग, यस और सर। ओके, ये चैप्टर आपने पढ़ा है इससे पहले? यस पढ़ा सर है? पढ़ा है। चलिए फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैनब गलत है ये। नबील? Yes sir. हाँ, कौन सा होगा? सर मुझे नहीं आ रहा। चलिए इधर देखिए क्या होता है कि डाउन द ग्रुप, नबील डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीज होती है। ठीक है। यानी जो सबसे ज्यादा होना चाहिए वो फ्लोरीन का होना चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर क्या होता है, आयोडीन का होना चाहिए। होता है कि नहीं? यही होना चाहिए ना। कि डाउन द ग्रुप हो गया। ये हो जाएगा गलत। ये गलत इसलिए होता है क्योंकि देखिए बस इसमें फेरबदल होता है। किसमें होता है? फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन में बेसिकली क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है देन क्लोरीन। स्मॉलर साइज होता है, इस बात को मानते हैं आप? स्मॉलर स्मॉलर Yes. साइज, हाँ, स्मॉलर साइज के होने के वजह से जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है बेसिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है, लेकिन स्मॉलर साइज के वजह से इसमें थोड़ा रिपल्सन भी होता है, ठीक है। क्या होता है? रिपल्सन भी होता है। और क्लोरीन की जब बात करें हम लोग तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है, ठीक है, तो यहाँ भी रिपल्सन होगा लेकिन लेस रिपल्सन होता है देन क्लोरीन, फ्लोरीन, देन लेस रिपल्सन देन फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे जो साइज होगा क्लोरीन का वो बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज है वो ज्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ज्यादा होगा तो रिपल्सन कम होगा कि नहीं? इस बात को मानते हैं आप लोग? Yes. देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो अगर स्टेबल हो रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। उसी रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन भी एनर्जी रिलीज करता है, क्लोरीन भी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन में क्या होता है, रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है तो ये कम रिलीज करता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो स्टेबिलिटी होता है ऑफ एनी स्पीसीज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। एनर्जी होता है, जितना ज्यादा किसी स्पीसीज के पास एनर्जी होगा वो उतना कम स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन बेसिकली क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल तो होना चाहता है, लेकिन उसमें भी क्या है, रिपल्सन थोड़ा ज्यादा है जिसकी वजह से कम एनर्जी रिलीज करता है। क्लोरीन थोड़ा बड़ा है जिसकी वजह से रिपल्सन कम होता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो परफेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, एंड देन आयोडीन का। क्लियर है? जी सर। यस सर। तो ये हो जाता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद देखिए अपने पास क्या आता है, स्लाइड चेंज करूं? Yes. यस सर, ओके। स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर बहुत आसान है और छोटा सा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में होता क्या है, इस पे फोकस करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ठीक है, जब भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को,
ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, बॉन्ड बना हुआ है, जैसे मान लीजिए HF है, बॉन्ड बना हुआ है, तो शेयर्ड पेयर या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कोई एटम या स्पीसीज अपने तरफ खींचता है, उस प्रॉपर्टी को और उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द टेंडेंसी टू विड्रॉ shared pair of electron, shared pair और bonded इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कह देंगे हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देंगे। क्या कह देंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे सपोज एक AB मॉलिक्यूल है, ठीक है, कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि अगर ये ऐसे साइन दे दिया, B पे नेगेटिव साइन दे दिया, A पे पॉजिटिव साइन दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है देन ए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। एक्चुअल में होता क्या है, कभी भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे डेल्टा लगाते हैं हम, ठीक है, डेल्टा का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, बेसिकली ये शेयर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन है, ये देखा गया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपने तरफ डिस्प्लेस करेगा, खींचेगा, जिसके वजह से फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका FON, फोन हमेशा याद रखिएगा, फोन, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, एंड थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन। क्लियर है? पेपर Yes. चलिए लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है, जैसे ये खींचने की टेंडेंसी कौन रखता है? खींचने की टेंडेंसी तो नॉन मेटल ही रखता है ना, मेटल तो नहीं रखता। इस बात को मानते हैं आप लोग? मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मेटल लूज करता है, नॉन मेटल क्या करता है? गेन करता है। गेन करता है यानी उसको लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा आपका वो इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो डिक्रीज करता है। क्लियर है? Yes, sir. तो कभी भी वैल्यू हमें नहीं पूछता है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू क्या है या ये क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली डाइपोल मोमेंट में आपके यूज होंगे, ठीक है। दो डाइपोल मोमेंट, या पोलर कौन है या नॉन पोलर कौन है, जब इन सब चीजों की बात होगी। पोलर का मतलब चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे ये चार्ज मॉलिक्यूल है, यहीं पे जब H2 बनेगा, ठीक है, H2 का मतलब क्या हो गया? HH ऐसे बॉन्ड बनेगा। इस हाइड्रोजन का, राइट वाले हाइड्रोजन का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही लेफ्ट वाले का होगा, यानी जितने पावर से राइट वाले लेफ्ट वाले को खींचेगा, लेफ्ट वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतना ही लेफ्ट वाला राइट वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इस पे, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है उस पे पोलर पोलर मॉलिक्यूल कह देंगे, और जिस पे नहीं आता उसको क्या कह देंगे? नॉन पोलर कह देंगे। पोलर का मतलब होता है चार्ज मॉलिक्यूल, नॉन पोलर का मतलब होता है अनचार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा होगा क्लास 12th फिजिक्स में, याद है? लिख लिया आप लोगों Yes, ने? correct. इसे लिख लीजिए, फिर बताइए मुझे, आगे बढ़ते हैं। जी सर, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम फैक्टर लिख लेंगे, कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करते हैं
तो सबसे पहला बात आ जाता है एटॉमिक साइज की। इधर ध्यान दीजिए जरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सर डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक साइज जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। दूसरा फैक्टर देखते हैं, ये सबको समझ में आया कि नहीं? जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं हम लोग, यस सर, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है? तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है कि नहीं? वैसे ही जब भी साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है? दूसरा फैक्टर देख लेते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जब बात करते हैं तो ये जेड इफेक्टिव होता है। क्या होता है? जेड इफेक्टिव, ठीक है? मतलब जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना खींचने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है? समझ रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को ही। नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं नबील? यस सर। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। थर्ड फैक्टर देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है आपका यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करें तो यहाँ sp, ये यहाँ sp2 और यहाँ sp3। एक सवाल है मेरा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सर एसपी। sp होगा, ठीक है? तो यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डायरेक्टली रिलेशन है वो है s कैरेक्टर से। किससे है? s कैरेक्टर से। जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ दो लोग इन्वॉल्व है, दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यानी 50% इसका कंट्रीब्यूशन, 50% इसका। यानी एस कैरेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ एसपी में तो कितना होगा? 50% होगा। यहाँ तीन ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तीन ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है? तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना होगा? 33.3% और 33%। यहाँ sp3 है, चार इन्वॉल्व है तो यहाँ एस कैरेक्टर 25% होगा और पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 75%। तो बेसिकली जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? जिसको ध्यान में रखना होता है आप लोगों को, ठीक है? सबसे पहले बात आती है यहाँ पे सारी उन चीजों की बात आती है, जैसे एनसीईआरटी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, सॉरी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम लोग एसिडिक कैरेक्टर की, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की, ठीक है? टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है? यहाँ पे जब साइज की बात करेंगे तो साइज भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा आपका? ये डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये इंक्रीज हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये डिक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? जी सर।
वेरी गुड। सर साइज तो इंक्रीज होगा ना? साइज, अरे हाँ साइज डिक्रीज करा दिया क्या मैं? साइज इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम में क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। इसे लिख लीजिए आप लोग। जी सर हो गया। हो गया। चलिए इसके बाद थोड़ी सी बात आ जाती है एसिडिक और बेसिक चीजों की। तो एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला ग्रुप होंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होंगे, ठीक है, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे जस्ट सपोज Cl2O3 है और Cl2O7 है, बताइए जरा इनमें ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो Cl2O7। 207। Cl2O7 है, ठीक है, बेसिकली ये ज्यादा खींचने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए ये ज्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक सवाल है और इसी से रिलेटेड, अपने पास कॉलम दे रखा है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कॉलम 1 में एक दे रखा है Na2O, यहाँ दे रखा है Al2O3, यहाँ दे रखा है N2O और यहाँ दे रखा है Cl2O7, ठीक है। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे कॉलम 2 में क्या दे रखा है? न्यूट्रल यहाँ दे रखा है, बेसिक दे रखा है, एसिडिक दे रखा है, एंड देन आपको दे रखा है एम्फोटेरिक। तो मैच करना है आपको। इसको ABCD ले लीजिए, इसको PQR ले लीजिए, सर Na2O तो न्यूट्रल हो जाएगा। Na2O क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। Na2O पहला वाला, सर Cl2O7 एसिडिक हो जाएगा। ओके, Na2O न्यूट्रल हो जाएगा, जी सर। ओके। और किसी Al2O3 सब बेसिक। बेसिक हो जाएगा सर। Al2O3 सिफत क्या आप Al2O3 को बता रही हैं बेसिक? और जैनब देखिए यहाँ पे क्या होगा नबील? Na2O है, ये क्या है आपका? Al2O3 में ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, सॉरी मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है ना। अच्छा अच्छा। तो ये बेसिक होगा। Al2O3 क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ये। एक बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, और ये क्या होता है आपका? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। Cl2O7 ये एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा, और ये जो होगा आपका ये न्यूट्रल होगा। N2O जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ओके सर। हो गया सबका? जी सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं।
तो देखिए यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग। अभी मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली बैकबोन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, और हर चैप्टर में रिलेट होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग ही है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये लोग ये आप लोग 12th पास आउट है ना, शिफत, नबील? यस सर। ओके। तो लास्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने असाइनमेंट वगैरह किया? असाइनमेंट किया था आप लोगों ने? सर पीरियोडिक टेबल में कौन सा असाइनमेंट? ओके। अभी अभी मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था? नबील अनम्यूट करिए जरा थोड़ी देर के लिए। जी सर। आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कि नहीं? इससे पहले वाला जो भी खत्म हुआ है? हाँ, जी सर। पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, देखिए आज से ये जो चैप्टर शुरू होगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें जितने टॉपिक्स हो जाएंगे उन टॉपिक्स के क्वेश्चन करिए आप लोग। आप लोगों के पास बुक तो होगा? यस सर। तो उस टॉपिक, जो भी टॉपिक में पढ़ाते चलूं, उसका क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी जो डाउट्स होंगे वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइमिंग रख देंगे हम लोग, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर अभी से आप लोग शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, एंड में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो डिस्कस करने में काफी मुश्किल होगा। हर चैप्टर वाइज आप लोग डिस्कस करना शुरू करें। ओके, Yes, sir. चलिए। तो अब बात करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? बेसिकली ये क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या अट्रैक्टिव फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच, एक मिनट थोड़ा होल्ड करिएगा प्लीज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक आपका एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इन सारी चीज को जो होल्ड करके रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी लोग को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, और कैसे बॉन्ड बनाया जाता है? ठीक है, और बॉन्ड बनाने के बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबिलिटी कितनी होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इन सारी चीजों का डिस्कशन जो होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में होता है। बॉन्डिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का जवाब इसमें, इस चैप्टर में होगा। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहीं भी बिना बॉन्ड का मॉलिक्यूल बनेगा नहीं, आप लोगों को भी पता है। वेदर इट इज कौन कौन सा बॉन्ड होता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, डेटिफाई बॉन्ड हो गया, बहुत सारे बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों का जो एक्सप्लेनेशन है बेसिकली वो केमिकल बॉन्डिंग में मिलता है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बॉन्डिंग क्यों होती है, बॉन्डिंग होने के बाद उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉन्डिंग होने के बाद उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इन सारे आंसर्स, इन सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर में मिलता है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, एक दूसरे के पास होल्ड करके रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे पहले साइंटिस्ट लोग थे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, कोसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन शुरू किया जिसको हम लोग लुइस सिंबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुइस सिंबल भी कहते हैं। लुइस सिंबल का मतलब क्या होता है, यू हैव टू रिप्रेजेंट ओनली द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ओनली द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं लुइस सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लुइस सिंबल।
लुईस सिंबल में जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, तो एक रिप्रेजेंट कर देंगे। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीन, तो तीन रिप्रेजेंट कर दिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। नियोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो मैंने 8 रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही मेरा एक सवाल आप लोगों से है, C+4 अगर है तो इसके लुईस सिंबल लिखिए, या फिर Al+3 है तो इसका लुईस सिंबल लिखिए, Cl- है तो इसका लुईस सिंबल लिखिए। ठीक है, जरा इन तीनों का लुईस सिंबल लिखिए जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। सर इनमें तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं आउटर मोस्ट शेल में, तो कैसे डालेंगे अंदर? जी आपकी आवाज साफ नहीं है सर एल के आसपास तो आरटी आ जाएंगे। देखिए, हाँ यही कहने का मतलब है, लुईस सिंबल क्या होता है? तो आउटर दो आ मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब Al+3 हो गया, यानी इसका एटॉमिक, इसका इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो 8 हो गए। आठ हो इसमें गए। जो Al+3 में 2 शेल हो गए ना, पहले Al में, एल्युमिनियम में देखेंगे आप लोग तो 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पे क्या आ जाता 3 1s2 2s2 2p6, और फिर क्या आ जाएगा 3s2 3p1, ये आता था। अब आपने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो ये हो जाएगा कि नहीं? Al+3 में अगर हम करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? ये होगा कि नहीं? इसके लिए नो डाउट 3s2 3p1 है, लेकिन Al+3 के लिए आउटर मोस्ट सेल 2s2 2p6 है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, 2 4 6 8, और यहाँ +3 लिखना जरूरी है ताकि पता चले हमने +3 का रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल, लुईस सिंबल लिखा है। तो C+4 में करेंगे तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे रिप्रेजेंट करने को। Cl- में करेंगे तो इसमें तो 8 हो जाएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 7 होते हैं, एक और ले लिया तो 8 हो गए। हो गए कि नहीं? यस सर। तो बहुत आसान है। हो जाएगा। Yes, sir. स्लाइड चेंज करो। Yes, sir. अब देखिए अपने पास क्या आता है, ये सिंपल सा लुईस अप्रोच टू। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो होता है बेसिकली, ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज लिखूंगा इसमें कि फोर्सेस जो होते हैं जिनकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं 2 टाइप के। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक होता है आपका वीक फोर्स। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो बात किया था मैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप का होता है, एक होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स, और दूसरा जो होता है आपके पास वो होता है आपके पास वीक फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इसमें आपका 4 टाइप का बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक बनता है आपके पास आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर आ जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद आपके पास आ जाएगा मेटालिक बॉन्ड। ये चारों के चारों बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बने होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वहीं पे वीक फोर्सेस की बात करें तो वीक फोर्स आपके 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है मॉलिक्यूल्स को, और एक होता है आपका वंडरवॉल्स बॉन्ड, ठीक है, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवॉल्स इंट्रैक्शन लिख देते हैं, ये हो जाता है। तो ये दोनों जो होता है बेसिकली ये वीक होता है, और वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए लिख लिया आप लोगों ने। Yes, sir. अब Yes, देखिए sir. ये स्लाइड चेंज करूं। जी सर। ओके, अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आता है आयनिक बॉन्ड
या फिर इसको आयनिक बॉन्ड का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे किसी कंपाउंड के बीच में अगर आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन एनी कंपाउंड इज आयनिक, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। या फिर आयनिक बॉन्ड जिसके बीच बनता है, ठीक है, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। बेसिकली ये बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सबसे पहले ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजिली हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा एनर्जी देते हैं, व्हाट, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऐसा सवाल है कि Na जो है, Na प्लस जी मतलब जी फॉर गैसेस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग। इस प्रोसेस को क्या सर ये कहते हैं तो हम, आयनाइज हो गया शायद। आयोनाइजेशन एनर्जी। वेरी गुड, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे Cl माइनस है, इसको सॉरी Cl है फिलहाल, यहाँ पे क्या है, Cl है जिसको गैसेस स्टेट में रखा हमने, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा गैसियस स्टेट में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग। शिफो तो आपकी आवाज नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं। और फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिल गया, बन गया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे एक सवाल होता है, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन, what is the favorable condition for formation of ionic compound। क्या लगता है आप लोगों को कौन सा फेवरेबल कंडीशन होगा। वेरी गुड फातिमा। नहीं, मेरा सवाल है कि फेवरेबल कंडीशन फॉर केटायन एंड फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन मतलब जो इजीली बन जाए, ठीक है। इजीली कैसे बनेगा, अगर अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़े, मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी हम देते हैं वो बहुत कम देना पड़े, ठीक है, तो फेवरेबल होगा फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप ऐसे ही क्या होना चाहिए, बताइए। सर उसकी वजह से तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो। हाँ, यही तो बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होने का क्या मतलब है, ये बात समझिए आप। सर उसके मतलब आउटर मोस्ट जो होगा शेल, उसकी वैलेंसी कम से कम होनी चाहिए। उससे क्या होगा, फिर वैलेंसी कम होगी तो मतलब उसका जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी कम होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है नबील, वो आप देते हैं क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं सर, मतलब जैसे वो इलेक्ट्रॉन देखिए गेन इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। एंथैल्पी क्या होता है नबील, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जितना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा ऐड करने के लिए रिपल्सन आएगा, तो हमें एनर्जी देना पड़ता है उसको, ठीक है। उसके बाद जो रिलीज्ड एनर्जी होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ रहे हैं आप। ओके सर। यहाँ पे जो होता है वो रिलीज्ड एनर्जी होता है, आप कितना दे रहे हैं उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होना चाहिए, इतना तो पता चल गया कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। क्यों, ताकि हम एनर्जी देंगे तो कम खर्चे आएंगे, जल्दी से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया।
अब यहाँ पे जो अनायन बनना चाहिए वो भी तो स्टेबल बनना चाहिए। अब मान लीजिए Cl माइनस कर दिया आपने, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालने जाएंगे तो वहां रिपल्सन होगा कि नहीं? सर रिपल्शन भी होगा और वैसे भी Cl माइनस तो स्टेबल हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो कम एनर्जी देगा। एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, जितना ज्यादा एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के पास होगा उतना कम स्टेबल होगा। और यहाँ पे लिख देंगे लो आयोनाइजेशन एनर्जी और हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। बेसिकली जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, और जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? जी सर। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो जो एनर्जी देते हैं वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया आपने, अब कैसे किया उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया आपने, अब जो वो जितना एनर्जी रिलीज करेगा वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये जो फातिमा आपने लिखा है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी गुड, फातिमा ही है ना? हाँ। और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बेटर ये है कि ऑप्शन में जो दिया था लास्ट टाइम आप लोगों के जेई के ऑप्शन में दिया था, वहां हाई दो चीज में लिखा था, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो मैं फिर से पॉइंट पे आ रहा हूं आप लोगों के कि इलेक्ट्रॉन को ऐड किया उसके बाद वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना कम रिलीज करेगा उतना कम स्टेबल होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके सर, ठीक, इसे लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. हो गया. तो देखिए ये होता है आपका आयनिक कंपाउंड। इसके बाद आ जाता है आपके पास कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, या कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये सबको पता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कि नहीं? तो यहाँ पे Yes. बेसिकली होता ये है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है भाई, H2 है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब इस हाइड्रोजन को दो चाहिए तो इससे ले लेगा, और इसको दो चाहिए तो इससे ले लेगा, ये बना लेगा। ये तो बहुत किया आप लोगों ने क्लास 10th में, O2 बनाया आपने, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसको दो चाहिए तो इससे ले लेगा, इसको दो चाहिए तो इससे ले लेगा, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं? जी सर। फिर ठीक है N2 बना देते हैं, N2 भी आप लोगों ने बनाया क्लास 10th में ही। ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा, 5 है 3 चाहिए, इसका ले लेगा, 8 हो गया, 5 है इसके पास 3 चाहिए, 8 हो गया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन आ गया कि नहीं? इसे लिख लीजिए फटाफट। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब बात करेंगे हम लोग, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अपने पास क्या हो जाता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल NH3 है, NH3 को ऐसे लिख देता हूँ H3N, इसके पास लोन पेयर होगा, यहाँ पे हो जाएगा H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जरा बताइए मुझे? व्हाट सर इज, एक ही होगा। एक ही होगा, वेरी गुड नबिल। H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है नबिल? H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं फिर। होगा ही नहीं, हाँ, एक एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस हो गया तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है नबिल। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है, और डोनेट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा नबिल,
जी सर। और फिर इसके पास एक बचा रह जाएगा इसका, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। मतलब बेसिकली सिंगल कोई बॉन्ड में। लोन पेयर होता है, ठीक है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फिर अपने ही एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो होता है आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। NH3 है, ये लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे के इससे बॉन्ड बनाएगा, शेयर कर लेगा, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, इसके पास एक लोन पेयर है। ये क्या होता है बेसिकली, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये +2 में, ठीक है, ये क्या, एक मिनट, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? यस सर। ओके। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अब देखिए अपने पास आता क्या है, बहुत आसान चीज आता है। क्या आता है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ठीक है, इन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ताकि वो ऑक्टेट अचीव कर ले, या फिर यूं कह लीजिए कि ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, एलिमेंट्स और स्पीसीज कंबाइन टू अचीव इट्स ऑक्टेट। ठीक है, मतलब कंबाइन होने के बाद आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बहुत सारे कंपाउंड में ऐसे एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लीजिए CH4 है, तो H इधर बन गया, H इधर बन गया, H इधर बन गया, H इधर बन गया। ये कितने सेंट्रल एटम के पास कितना बॉन्ड बना रहा है? सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, शेयरिंग हो रहा है ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डबल बना था तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ ट्रिपल बना था तो 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया कि नहीं? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, NH3 की जब बात करते हैं हम लोग, तो NH3 में भी देखेंगे आप लोग कि एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल पे होता है वो कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? यस। होते हैं सर। ना भाई? ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऑक्टेट रूल। बेसिकली ऐसा देखा गया कि ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे जो हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका आ जाता है लिमिटेशंस। क्या आ जाता है? लिमिटेशंस आ जाता है। और लिमिटेशंस का मतलब ये हो गया कि इसका ड्रॉबैक, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे जो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे होने के बावजूद भी वो स्टेबल थे। क्लियर है? और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड थे जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे या स्पीसीज थे जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल रखते हुए भी एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है ये सारी बातें? यस सर। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, लिमिटेशंस की बात कर रहा था मैं। ये ऑक्टेट हो गया, ऑक्टेट समझ में आया। एलिमेंट्स और स्पीसीज और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कंबाइन टू अचीव इट्स ऑक्टेट और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, C2H6 में आप देख लीजिएगा, C2H4 में आप देख लीजिएगा, ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। बेसिकली ये जो ऑक्टेट रूल है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए काफी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए, किसके लिए? सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करता है स्ट्रिक्टली। लेकिन उससे जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ऊपर नीचे होते जाता है। ठीक है, लिमिटेशंस में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। ठीक है, लिमिटेशंस में सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे आता है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है ऑक्टेट। क्या होता है? इनकम्प्लीट। ऐसे जैसे मान लीजिए BCl3 हो गया, ठीक है, BCl3 हो गया, BeCl2 हो गया, फिर एक आ जाएगा आपके पास LiCl। तो यहाँ पे जब B का आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, BCl3 का मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सेंट्रल का इलेक्ट्रॉन कितना होगा?
बोरोन पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा आफ्टर बॉन्डिंग? जैसे हमने यहाँ निकाला था 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना होगा बोरोन पे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या ये लेस देन 8 नहीं है? फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। BeCl2 की बात कर रहे हैं तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। LiCl की बात कर रहे हैं, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? तो इसके लिमिटेशंस में यही आ जाता है, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट स्लाइड करो। यस सर। दूसरा जो आ जाता है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई मॉलिक्यूल अब तक आपने अगर ध्यान दिया हो, नहीं दिया होगा तो नहीं देखे होंगे, जिसके बॉन्ड बनने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक में हम लोग फ्री रेडिकल कह देते हैं, ठीक है, बेसिकली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन में, मतलब जो सेंट्रल होते हैं या फिर जो भी एटम होता है, ठीक है, उसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज NO है, तो NO में क्या होता है? डबल बॉन्डेड O होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं है? ठीक है, देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास 2 इसको चाहिए था, नाइट्रोजन से शेयर कर लिया, और 2 तो इसको कहते हैं हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। दूसरा इसका एग्जांपल देने चाहें तो दे सकते हैं NO2+ वाला, N डबल बॉन्ड N, ध्यान से देखिएगा, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इसके जो है 6 इलेक्ट्रॉन गिवन है, इससे 2 ये ले लिया, शेयर कर लिया, तो कितना हो गया? 8 हो गया कि नहीं? लेफ्ट हैंड वाले ऑक्सीजन पे नबील? सर जी पूरे हो गया। पूरे हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैंने 6 के 6 रख दिए, ठीक है। मतलब ये ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने तीनों लोन पेयर राइट वाले ऑक्सीजन पे रख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि राइट वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन पे आएंगे। नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका यूज नहीं हुआ होगा, तो ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन इधर दिया होगा, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए कि नहीं? जी सर। बात समझिएगा आप लोग। सर राइट वाले एक बार और बताइएगा। हाँ हाँ, देखिए इधर राइट वाले ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन इसका दिख रहे हैं, राइट वाले ऑक्सीजन पे नबील जी सर। जी जी 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन तो यूज किया नहीं है बॉन्डिंग में, जी ठीक है। ठीक है। तो यानी इसको कहीं से मिला होगा, मतलब नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, एक ये हो गया, 3 हो गया, एक 4, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है? बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो ये भी किस में आता है? आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में आता है। किस में आता है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में। समझ में आया? राइट वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया, नाइट्रोजन ने उसको खुद दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो 2 तो इधर नाइट्रोजन का चला गया, 1 यहाँ आ गया, 3, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 यूज कर रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। क्लियर है? ओके सर। अब देखिए यहाँ पे द एक्सपेंडेड ऑक्टेट आता है। क्या आता है? द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब ये हो गया, या फिर सुपर ऑक्टेट कहते हैं इसको, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। आपने नाम सुना होगा PCl5, सुना है ना? ठीक है, PCl5, SF6, ठीक है, H2SO4, इन सब का नाम सुना होगा आपने। यहाँ पे देखिए मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे। PCl5 की जब बात करते हैं तो Cl ऐसे होता है, Cl ऐसे होता है, फिर एक Cl ऐसे, और फिर इक्वेटोरियल पे ऐसे ऐसे हो जाता है Cl। तो यहाँ पे अगर ये 5 बॉन्ड बना रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? यस सर। SF6 की बात करें तो SF6 में देख लीजिए कैसे बन रहा है, ये रहा F, ये रहा F, हर जगह F, ठीक है। अब ये F और S के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? H2SO4, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ये सब आपने क्लास 12 में प्रैक्टिस किया होगा P ब्लॉक में। इसका कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे कि नहीं? 12 इसलिए, 12 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि ये 6 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर देखिए, 2 ऊपर 2 नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, 6 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? जितना बॉन्ड होगा उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस सर। हो गया? समझ में आया?
क्लियर है? जी सर। जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसे लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? Yes. चलिए स्लाइड चेंज करूं। जी सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत ऑक्टेट रूल में? No, sir. चलिए चलिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा फजांस रूल। ठीक है, फजांस रूल पढ़ते हैं। फजांस रूल का नाम सुना आप लोगों ने? नबील, फातिमा, सिफत, जैनब। जी सर। फजांस रूल, यस सर, नो सर, यस सर। ये कहाँ है? ये सर। ठीक है, शीबर रियाज। तो देखिए यहाँ फजांस रूल में क्या होता है, बहुत आसान है। ठीक है, फजांस रूल होता क्या है बेसिकली, देखिए इन्हीं इनके कहने का मतलब ये था कि आयनिक बॉन्ड, ठीक है, 100% आयनिक नहीं होता है और कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता है। 1 मिनट में भी ले। हेलो जी, इधर देखिए जरा। सिफत, ये देखिए इनके कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो होता है 100%, जैसे आयनिक कंपाउंड है तो वो 100% आयनिक नहीं होता या फिर 100% कोवलेंट नहीं होता। ठीक है, 100% आयनिक नहीं होता या 100% कोवलेंट नहीं होता। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो उसमें 0 पॉइंट समथिंग परसेंट ही सही, लेकिन उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, मतलब कि ये कि आयनिक कंपाउंड में हम कोवलेंट कैरेक्टर ढूंढते हैं और कोवलेंट कंपाउंड में हम आयनिक कैरेक्टर ढूंढते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? Yes. तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, एक्चुअल में HF बना रहा हूँ। HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड है, सबको पता है। HF क्या है आपका? हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कोवलेंट कंपाउंड होता है या कोवलेंट बॉन्ड कह लीजिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ इधर देखिए जरा। HF जो होता है वो क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, और जो आपका कोवलेंट कंपाउंड होता है तो इसमें बेसिकली क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है कि नहीं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ओवरलैप करता है ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे मान लीजिए H2 ही बनाते हैं हम लोग, तो H2 में क्या होता है? एक H ये रहा आपके पास, ठीक है, जिसका 1s1 होता है, और एक H यहाँ रहा आपके पास। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके और ये H2 बना लेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। हाइड्रोजन का जब देखेंगे तो हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s1 होता है, और जो फ्लोरीन होता है आपका 1s2, 2s2 और 2p5 होता है कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. तो यहाँ पे 1s जो होता है कैसा होता है? S जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, पता है ना सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे जो P होता है, P में 3 बॉक्स होता है। ठीक है, PX, PY, PZ कह लीजिए। ठीक है, और सारे के सारे P और बाइटल जो होता है, P जो होते हैं बेसिकली वो कैसा होता है? डम्बल शेप का होता है
तो इस पे एक Yes. इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, 2p5 वाला, यानी ये देखिए 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा ये दोनों एक दूसरे क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जिसके वजह से इस पे क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, और इसकी वजह से क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं। Yes, sir. और ये जो चार्जेज होते हैं वो किस में आते हैं, आयनिक कंपाउंड में आते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, जरा सा चार्ज। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, NaCl, NaCl का मतलब अंडरस्टूड होता है कि Na प्लस होता है और ये क्या होता है, Cl माइनस होता है। तो इसमें एक डिस्क्रीट यूनिट होता है, जैसे +1 -1 या +2 -2। लेकिन यहाँ पे जरा सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि इस कोवेलेंट कंपाउंड में आपके पास आयनिक कैरेक्टर दिखा ड्यू टू दिस चार्जेस, दिखा कि नहीं। Yes, sir. तो बेसिकली हमें यही ढूंढना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम ये बताते हैं कि कौन कंपाउंड कितना ज्यादा कौन कंपाउंड कितना कोवेलेंट होगा, या फिर कौन कंपाउंड कितना आयनिक होगा। क्लियर है। Yes, sir. तो इसे लिख लीजिए, फिर हम इसके रूल्स लिखवाते हैं। हो गया। लिख लिया आप लोगों ने। स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन जो होता है, साइज ऑफ कैटायन वो इनवर्सली प्रोपोर्श, एक मिनट रुक जाइएगा, एक पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर जो होता है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई केटायन है और यहाँ पे कोई अनायन है, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं, ये बताइए जरा। Yes, sir. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये पास आएंगे, या फिर ये होगा कि अगर ये फिक्स है अपना, तो ये थोड़ा थोड़ा अपना ऐसे अपना अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्टॉर्ट होगा कि नहीं। Yes. ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि पहले ऐसे था, लेकिन जैसे केटायन पास में आया है तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को, अपने जो स्ट्रक्चर को है इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये ओवरलैप होने जा रहा है, कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटायन अनायन, विच मींस आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और इस आयनिक कंपाउंड के फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से इसका जो शेप है चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। केटायन के पास एक पोलराइजिंग पावर होता है जो एनायन को अपने तरफ खींचता है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करता है, खींचता है अपने तरफ, जो कि खींचने के बाद ऐसा लगता है कि ये ओवरलैप होने वाला है, धीरे धीरे ये क्या ऐसा लगता है, ओवरलैप होने वाला है, जिसकी वजह से इसमें कौन सा कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो साइज ऑफ कैटायन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है। क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, विच मीन्स जितना ज्यादा पोलराइजिंग जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. ठीक है, मतलब छोटा केटायन हाई पोलराइजिंग पावर, मतलब वो अनायन को ज्यादा डिस्ट्रॉर्ट करेगा, अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, ऐसा लगेगा कि वो ओवरलैप करने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक ये बताइए आप, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, इनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर रखिए।
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, हो गया। इस सवाल में क्या दिक्कत आ रही है, इतना टाइम लग रहा है। वेरी गुड फातिमा। फातिमा LICL कहाँ है? गलत है फातिमा। ये वाला आपने गलत कर दिया। फातिमा ही है ना? जैनब। हाँ जैनब, वेरी गुड। इधर देखिए जरा कैसे होगा। मैंने बोला है कि साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। ये Cl अनायन सेम है तो इसकी बात छोड़ ही देते हैं हम लोग और इसकी कंपेयर कर लेते हैं। Ni प्लस Na प्लस, ठीक है, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास हो क्या रहा है, ये क्या है, साइज है। साइज में सबसे बड़ा कौन होगा? Cs प्लस होगा, फिर Rb प्लस होगा, K प्लस होगा, Na प्लस होगा, Li प्लस होगा कि नहीं? यही होगा ना? जी सर। यस अब जिसका साइज छोटा होगा उसका हाई पोलराइजिंग पावर होगा, और अगर हाई पोलराइजिंग पावर होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? LICL में, फिर NaCl में, फिर KCl में, फिर RbCl में, और फिर CSCl में होगा कि नहीं, ये बताइए जरा। यस सर। हाँ जी साइन सर। उल्टा कर दिया था आपने फातिमा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जैनब, ये कहाँ गए? शिवा, चलिए। तो ये होता है आपका साइज ऑफ कैटायन का। अगर मैं पूछ दूं आपसे LICL और BeCl2 में ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो जरा जल्दी बताइए। इसमें दो ही चीज देखना होता है, एक कैटायन और एक एनायन। अगर एक कोई सेम है तो उसको छोड़ दीजिए, जो दूसरा फैक्टर है उससे कंपेयर करिए। तो मेरा सवाल ये है LICL और BeCl2 में कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? वेरी गुड, सर BeCl2। BeCl2, वेरी गुड, BeCl2। क्यों? क्योंकि देखिए ClCl सेम है, Li प्लस कर देंगे और Li+2 लिख दिया मैं गलती से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Li प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, Be+2 हो जाएगा। हमें पता है कि साइज इसका बड़ा है, ये साइज छोटा है, तो इसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जिसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। क्लियर है? स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, चार्ज ऑन कैटायन। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है? चार्ज ऑन कैटायन होता है, चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, सबसे पहले हमने किया साइज ऑफ कैटायन, अब हम करेंगे चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन की जब बात करते हैं तो जो चार्ज ऑन कैटायन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है, और पोलराइजिंग पावर जिसमें ज्यादा होता है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लूंगा LICL, ठीक है, फिर यहाँ ले लूंगा मैं BeCl2, ठीक है, फिर मैं ले लूंगा यहाँ पे BCl3, ठीक है। तो इन BCl3, अब बताइए जरा इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर किसका होगा? AlCl3 ले लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। NaCl फिर नहीं, सही है, BCl3, ठीक है। सर BCl3 का सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे आएगा B+3, यहाँ आ जाएगा Be+2, फिर यहाँ आ जाएगा Li+, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि सबसे ये अगर साइज का देखें हम, तो इनमें साइज का देखें तो साइज ऐसे होगा कि नहीं, और साइज अगर कैटायन का छोटा होता है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है कि नहीं? ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है। अब देखिए अपने पास दूसरा आ जाता है, तीसरा फैक्टर आ जाता है। तीसरा फैक्टर कौन सा है अपने पास? साइज ऑफ अनायन। साइज ऑफ अनायन, साइज ऑफ अनायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी होता है,
क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि केटायन के पास पोलराइजिंग पावर होता है, केटायन के पास पोलराइजिंग पावर होता है, अनायन को वो डिस्टॉर्ट करता है, अपने तरफ खींचता है। तो अगर अनायन जितना बड़ा होगा अनायन जो होगा जितना बड़ा होगा, उसके न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच का इलेक्ट्रॉन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो उतना इजीली ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। और जितना इजीली डिस्टॉर्ट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, लगेगा ऐसा कि ओवरलैप होने वाला है, और जितना ज्यादा ऐसा लगेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? मैं दोबारा एक कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक केटायन है, यहाँ पे इतना बड़ा अनायन है, ठीक है, इतना ही बड़ा केटायन लिया मैंने, ठीक है, और इतना बड़ा अनायन लिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होंगे इसके, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बिटवीन आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जिसके वजह से थोड़ा कम ये डिस्टॉर्ट करेगा। लेकिन यहाँ न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, तो इस वाला पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन में ज्यादा ये डिस्टॉर्ट कर पाएगा कि नहीं? तो इस वजह से साइज ऑफ अनायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब हो गया कि ये इजिली पोलराइज हो जाता है, इजिली डिस्टॉर्ट हो जाता है, और जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो एज फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ NaCl, NaF, NaCl, NaBr, NaI, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर लिखिए। हो गया? इधर देखिए जरा, किसी का आंसर आया? फातिमा और NaBr फिर से भूल गई आप। देखिए साइज ऑफ अनायन, ठीक है, यहाँ पे केटायन सारा सेम है, केटायन सेम है, तो अनायन को देखिए F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सबसे बड़ा कौन होगा ये? तो साइज ऑफ अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपना जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ऐसे होगा कि नहीं, ये साइज हो गया और ये कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। जैनब, यस सर। हो गया? स्लाइड चेंज करूं? यस। चलिए, इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर आता है वो आ जाता है चार्ज ऑन अनायन, ठीक है। चार्ज ऑन अनायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके पास पोलराइजेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए चार्ज ऑन अनायन है, तो उसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से रिपल्सन होगी तो वो अलग दूर दूर भागना चाहेंगे। ऊपर से बगल में केटायन आ गया साइड में, तो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो उसको हेल्प करेगा और ज्यादा डिस्टॉर्ट होने में, करेगा कि नहीं? यस सर। तो बस यही बात है, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतना ज्यादा पोलराइज हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? हम सबसे पहले ले लेते हैं NaF, एक, हाँ NaF ले लेता हूँ, Na2O, एंड ले लेता हूँ Na3N। इसमें बताना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर।
हो गया, सवाल हुआ? फातिमा, शिफत, जैनब, फातिमा दो दो बार है, एक ही बार था ना, इसमें दो दो बार क्यों दिखा रहा है? शिफत, फातिमा, जैनब, अच्छा। शिबा हो गया? यस सर, थोड़ा मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, जैनब? यस सर, हो गया सर। सबसे ज्यादा Na3N का होगा, फिर हाँ वेरी Na2O। गुड। -n, यहाँ O-2, यहाँ F-, तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर है? इसका लास्ट एक फैक्टर आता है, इस पे फोकस करिएगा। ठीक है, एक होता है सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एक आता है अपने पास इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा ध्यान में रखिएगा S2P6 आता है, और यहाँ पे क्या आएगा S2P6D10। ठीक है, तो जब भी आपका सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ज्यादा मोर कोवलेंट देन दिस होता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आप CuCl देख लीजिए और NaCl देख लीजिए, दोनों में केटायन एनायन जो दोनों है वो सेम है। अब देखिए यहाँ पे CuCl का अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो यहाँ क्या आएगा, Cu+ आएगा, और यहाँ क्या आएगा, Na+ आएगा। Na+ में हमें पता है कि यहाँ क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 आएगा। जबकि Cu+ में करते हैं हम लोग तो यहाँ क्या आएगा, आर्गन 4s0। एक काम करिए, ये 4s0 को हटाइए पहले, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3s2 3p6, 4s0 हो जाएगा, क्योंकि ये 4s1 3d5 होता है इसका, बताइए, सॉरी 3d10। ये क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4Cu+ है, तो ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रही हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, S2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, P6 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, D10 आ रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो आ रहा है S2P6 आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस टाइप का अगर किसी में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट विल बी मोर कोवेलेंट देन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एम आई क्लियर? जैनब, यस सर। फातिमा, शिबा, तो इसे लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, उसे लिख लीजिए, फिर हम आएंगे वेस्पर पे, जो बहुत आसान है वेस्पर। ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और उस चार्ट से पूरा अपना वेस्पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर, ये लिख लिया आप लोगों ने? वो भी गायब हो गई। डन सर, वेरी गुड। यस सर। शिवा, एक मिनट, शिवा आपने लिख लिया? यस सर। ओके वेरी गुड। नबील इमरान अब पहुंच रहे हैं वापस से नेट, इसे लिख लीजिए।
हेलो नबील, जी सर। कहाँ गायब हो गए थे आप? अरे सर पता नहीं क्या डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, कहाँ तक किए थे आप ये फजानसुल में कहाँ तक किए थे आप? हेडिंग ही आई थी बस। हाँ ये वाला था। चलिए, मैं थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये देख लीजिए जैनब, आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, फजानसुल में क्या कहता है कि 100% आयनिक कोई भी कंपाउंड आयनिक नहीं होता और 100% कोवलेंट नहीं होता। अगर आयनिक है तो 0 पॉइंट समथिंग परसेंट उसमें कोवलेंट होगा, और कोवलेंट है तो उसमें समथिंग परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। तो इसका सबसे पहले बात आता है, ये ध्यान में रखिएगा, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। बेसिकली ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एक केटायन है और एक उसके बगल में अनायन है। क्लियर है नबील? जी सर। तो यहाँ पे केटायन क्या करेगा, इस अनायन को अपने तरफ खींचेगा, और इतने पावर से खींचेगा, जिस पावर से खींचता है उसको हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसके शेल को ऐसे ऐसे बनाने लगेगा, मतलब उसके तरफ जाने लगेगा शेल, यानी ओवरलैप करने वाला होगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और ओवरलैपिंग किस में होता है? कोवलेंट में होता है ना नबील? जी सर। ठीक है, तो ये केटायन है, अनायन है, ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें हम कोवेलेंट नेचर ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, तो ऐसा लगेगा ये ओवरलैप होने वाला है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होता है ना, पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा ऐसा लगता है इट सीम्स टू बी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इस वजह से वो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा दिखता है। तो साइज ऑफ केटायन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जितना छोटा केटायन होगा उतना ज्यादा उसको अपने तरफ खींचेगा, उतना ज्यादा लगेगा कि वो ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिख रहे हैं हम LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट जो होगा वो होगा LiCl। क्लियर है? फिर आएगा आपके पास NaCl, फिर KCl, और फिर RbCl, CsCl। हो गया नबील? ठीक है सर। अब देखिए, साइज ऑफ केटायन के बाद बात आ जाता है चार्ज ऑन अनायन। जितना ज्यादा केटायन, चार्ज ऑन केटायन, जितना ज्यादा चार्ज होता है ना केटायन पे, उतना ज्यादा वो पोलराइजिंग पावर रखता है, मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और उतना ज्यादा लगता है कि ये ओवरलैप होने वाला है, तो इस वजह से वो ज्यादा कोवलेंट होता है। तो LiCl, BeCl2, BCl3, देखेंगे बी पे पॉजिटिव 3 है, इस वजह से ये ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, और जिसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है वो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्लियर है? यस सर। उसके बाद आ जाता है साइज ऑफ अनायन। साइज ऑफ अनायन देखिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे बड़ा सा अनायन है, ये क्या है? अनायन है। और यहाँ पे छोटा सा अनायन है, किसको इजिली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं आप? द बिग वन और द स्मॉलर वन? सर स्मॉलर वन। स्मॉलर वन नहीं। अब देखिए यहाँ पे, जो स्मॉलर होगा वो अपने न्यूक्लियस से भी पास में होगा, होगा कि नहीं? जो स्मॉलर वन होगा उसका जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होगा वो पास में होगा, तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अंदर, और बाहर भी होगा। लेकिन जब जो बड़ा, बड़े वाले की कम होगी। हाँ, लेकिन जो बड़ा वाला होगा, ठीक है, उसके न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, तो उसको डिस्टॉर्ट इजीली कर सकता है कि नहीं? जी सर कर देगा। तो साइज ऑफ अनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा, पोलराइजेबिलिटी मतलब डिस्टॉर्ट होने की एबिलिटी कहते हैं, ठीक है, इजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो जितना ज्यादा बड़ा अनायन होगा वो उतना ज्यादा कोवलेंट होगा। तो जैसे NaF, NaCl, मेन मतलब प्रॉपर मीनिंग क्या होगा डिस्कॉर्ड का? डिस्टॉर्ट का किसका मीनिंग पूछ रहे हैं? डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्ट का ना। हाँ, डिस्टॉर्ट में देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपके पास, ठीक है, यहाँ पे कैटायन है, कहने का मतलब ये है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ठीक है, इस पे प्रोटॉन है ज्यादा, तो ये क्या करेगा बेसिकली कि इसके इलेक्ट्रॉन पाथ चेंज करने की कोशिश करेगा, ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब ये इसके डिस्टॉर्ट का मतलब ये होता है कि उसका फिगर जैसा है, जैसा डायग्राम है उससे चेंज हो जाना, बिगड़ जाना। ठीक है, पहले ये स्फेयर था, अब थोड़ा ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि इससे ओवरलैप करने जा रहा है, इसलिए ओवरलैपिंग कोवेलेंट में होता है, इसलिए हम यहाँ ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार्ज ऑन सॉरी, जितना ज्यादा साइज ऑफ अनायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर है?
तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में सबसे बड़ा आयोडीन है, इस वजह से ये ज्यादा कोवलेंट होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है अपने पास साइज ऑफ चार्ज ऑन अनायन। चार्ज जितना ज्यादा अनायन पे चार्ज होगा वो उतना ज्यादा कोवलेंट इन नेचर होगा। जैसे NaF हो गया, वो Na2F हो गया, Na3N हो गया, तो N पे -3 है, ऑक्सीजन पे -2 है, F पे -1 है, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, फिफ्थ जो होता है सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट रुक जाइए। सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है S2P6 फुल होता है, S और P बस फुल होता है, उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और जिसमें S2P6 3D10 होता है उसको सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास कि अगर इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो ये ज्यादा कोवेलेंट होता है एज कंपेयर टू दिस। एज फॉर एग्जांपल CuCl और NaCl लिया था मैं, तो Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 जो आता है वो तो प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और Na प्लस का ये होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है S2P6D10, यानी ये सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ S2P6 आ रहा है, यह है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने आपसे बता रखा है सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर कोवेलेंट देन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? सर एक बार बता दिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए S2, जिसमें भी कॉन्फ़िगरेशन S2P6D10 आ जाए, ये तीनों का तीनों फुलफिल्ड हो, इसको कहते हैं सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और S2P6 बस रहे, डी नहीं फिल हो, ठीक है, उसको कहते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये जब होता है वो ज्यादा कोवेलेंट इन नेचर होता है देन दिस। तो हम CuCl और NaCl में जब भी कंपेयर करेंगे, या फिर आप HgCl ले लीजिए और NaCl में कंप्लीट करिएगा, और Hg प्लस का आप कॉन्फ़िगरेशन करिएगा घर पे, और Na प्लस का करिएगा, तो आप देखिएगा कि Hg प्लस में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और Na प्लस में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो जिसमें सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होता है देन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है जी सर। शिफत? यस हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? चलिए जरा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस सर। चलिए अब जी सर। अपने अपने पास Yes. क्या आता है, अब अपने पास आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। जी सर। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम लोग वैस्पर थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्पर थ्योरी। ये वैस्पर का स्पेलिंग अजीब सा दिख रहा होगा आप लोगों को। वैस्पर थ्योरी लिख लिया आप लोगों ने? हो गया? यस सर। अब देखिए यस वैस्पर थ्योरी क्या होता है, ये पहले इस चैप्टर में पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने आके बताया, ठीक है, कि मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो उनका ज्योमेट्री कैसा होता है। ठीक है, तो इनका कुछ पॉस्टुलेट था जो इन्होंने बोला था कि जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल। जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं, जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली, वो डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और इनमें एक चीज बताया इन्होंने कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। ये पहले भी आप लोगों को पता होगा। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और उसके बाद होता है आपका बॉन्ड पेयर में। क्लियर है ये चीज? यस सर। दूसरी चीज कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन decides the geometry of
कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, इस वजह से वही डिसाइड करते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने कुछ चीजें बताया, जैसे कि इन्होंने फॉर्मूला बताया कि इस टाइप का फॉर्मूला होगा तो ऐसा ऐसा ज्योमेट्री होगा, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला होगा तो ऐसा ज्योमेट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इन दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, आप लिख लिया आप लोगों ने? जी सर लिख लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ देखिए अपने पास क्या आता है, यहाँ आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास मॉलिक्यूल टाइप, आप लोग भी लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ज्योमेट्री, फिर आ जाएगा अपने पास बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग पेयर, फिर आ जाएगा अपने पास नॉन बॉन्डिंग पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बेसिकली जिसमें लोन पेयर हो। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर, एक काम करिए इसको हटा देते हैं ज्योमेट्री को, नहीं ज्योमेट्री रहने दीजिए, लिख दिए थे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और उसके बाद आ जाएगा अपने पास शेप, शेप तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, उसके बाद आ जाएगा अपने पास एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अगर पेयर का मतलब वो क्या हो गया? दो, मतलब एक का मतलब दो हो गया, तो दो अगर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा, मॉलिक्यूल टाइप AB2, ठीक है, तो जो ज्योमेट्री होगा वो इस टाइप का बनेगा। बॉन्डिंग पेयर्स जो होगा वो दो होगा, लोन पेयर जो होगा वो 0 होगा, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगा बेसिकली AB2 टाइप लिखा हूं तो AB ऐसे हो जाएगा, और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो BeCl2 या BeF2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर अब अगर ऐसा देखना चाहें तो यहाँ पे 3 आएगा, तो AB3 टाइप, AB3 में क्या हो जाता है? ट्राइगोनल प्लेनर, आप लोगों को याद हो सही तो, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा आपके पास, ठीक है। बॉन्डिंग पेयर कितना है? 3 है। लोन पेयर कितना है? 0 है। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है बेसिकली वो क्या आ जाएगा? AB3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल BF3 और BCl3, ठीक है। यहाँ पे CO2 भी आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है? CO2, सर ठीक। NO2 भी तो आ सकता है सर किसमें? ऊपर। नहीं, NO2 नहीं आ सकता क्योंकि उस पे लोन पेयर रह जाएगा ना। अच्छा N पे रह जाएगा उसमें। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लोन पेयर में क्या लिखा है? 0 लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है ठीक है। नॉन बॉन्डिंग, इस वजह से। अब देखिए और 4, इसमें PCl3 में भी रह जाएगा। हाँ PCl3 में भी रह जाएगा, क्योंकि 5 होते हैं ना, 3 बॉन्ड बना लिया, 3 एक लोन पे रह जाएगा। अब देखिए 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए अपने पास जो फॉर्मूला आएगा AB4 आएगा। AB4 में क्या हो जाता है आपका? टेट्राहेड्रल होता है बेसिकली, ये ऐसे होता है, ठीक है, एक इधर चला जाएगा, ठीक है, एक इधर आ जाएगा, और एक थोड़ा सा ऐसे जाता है, ठीक है। बॉन्डिंग पेयर कितना है? 4 है। लोन पेयर अभी 0 ही है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? अरे इसमें तो एक चीज छूट गया, 1 मिनट रुक जाइएगा। AB2 टाइप में, 1 मिनट, ये थोड़ा सा बाद में लिखता हूँ। AB3 टाइप का एक और चीज रह गया था। जी सर, ओके। तो देखिए यहाँ पे चौथा वाला पहले मिटाता हूँ मैं, तीसरा में ही एक और आता है अपने पास। तीसरा में क्या आता है? AB2E टाइप आता है। क्या आता है? AB2E टाइप, ठीक है, जिसमें एक लोन पेयर रह जाता है, ठीक है, और बॉन्डिंग पेयर 2 होगा, ठीक है, और इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका जो शेप होगा कुछ ऐसा होगा, A2 ऐसे B भी निकले होंगे, और यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा NO2 का, मैं अभी बस वही ले रहा था, सोचा एक साथ लिखूंगा, ऐसे लिखते जाते हैं। NO2 हो जाएगा, ठीक है, SO2 वगैरह हो जाएगा, O3 हो जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है? अब चौथे पे आते हैं, चौथे पे आएंगे हम लोग, तो AB4 टाइप का मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने बताया आपसे कि यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 3 बॉन्ड इधर हो गया, चौथा बॉन्ड इधर हो जाएगा, बॉन्डिंग पेयर 4, नॉन बॉन्डिंग पेयर 0, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो कैसा होगा? B इधर चला जाएगा, B इधर चला जाएगा, B इधर चला जाएगा, और B इधर चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल CH4, यहाँ तक लिखिए जरा। अभी 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में
दो और एग्जांपल हैं इसके, ये तीनों का ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 इसमें भी होगा। हो गया? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करो। जी सर। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, अच्छा ये तो स्लाइड ही खत्म हो गई, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे कि 4 वाला अभी और बचा था, 4 में ये बचा था, ठीक है। मोलिक्यूल टाइप जो होगा वो क्या हो जाएगा, AB3E, ठीक है। ई का मतलब लोन पेयर, लोन पेयर मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे भी ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा, क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बॉन्डिंग पेयर है वो 3 है, लोन पेयर जो है वो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन इसका जो होता है वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पे हो गया सेंट्रल एटम ए, ठीक है, ऊपर चला जाएगा ऐसे, और फिर ये बी ऐसे आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें एक चीज लिख लीजिएगा, 1 मिनट, ये जो लिख लीजिएगा ना, बेंट टाइप लिख लीजिएगा, इसका मैंने लिखना भूल गया, बेंट टाइप लिखिएगा, ठीक है। इसका लिखिएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर नीचे लिख लीजिएगा। ये जो लिखिएगा ये लिखना भूल गया, लीनियर होगा, ठीक है। क्या होगा, लीनियर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल। लिख लिया आप लोगों ने ये वाला? बताइए। यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था, ये लिख दिया ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है। ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, NH3 टाइप हो जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है आपका, ठीक है। फोर्थ वाला एक और एग्जांपल आता है आपके पास, AB2E टाइप, ठीक है, AB2E2 टाइप, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे 2 बॉन्डिंग पेयर है और 2 लोन पेयर है। इसमें एग्जांपल H2O आ जाता है, क्या आता है, H2O आता है। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये A ऊपर एक लोन पेयर होता है, एक इधर लोन पेयर होता है, और B ऐसे ऐसे लगा देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे H2O है तो OH2 ऐसे कर देंगे, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आएगा, ये 4 के बाद अपने पास नंबर आता है 5, ठीक है। 5 में क्या आता है, सबसे पहले 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसके बाद इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो AB5 का बनता है, ठीक है। AB5 का बनता है, यानी यहाँ पे 5 बॉन्ड बनेगा, 5 बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा कुछ A ऐसे हो गया, ठीक है। तो इधर होगा एक, ठीक है, एक इधर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, और एक इधर होगा, और एक इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर कितना है, 0 है, लोन पेयर 0 है। और यहाँ पे AB5 लिखना है, तो AB5 में B इधर लगा दीजिए, B इधर लगा दीजिए, B इधर, और ये हो जाएगा बी, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या आ जाता है, AB4E टाइप आ जाएगा, ठीक है। AB4E टाइप में क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगा। क्या आएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ये भी लिख लीजिएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका भी होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड पेयर जो है वो 4 है, लोन पेयर कितना है, 1 है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम, तो ये AB, ठीक है, फिर इधर B, फिर इधर B, और फिर इधर B, और एक लोन पेयर ऐसे हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, SF4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SF4। 5 वाले का एक और एग्जाम्पल होता है AB3E2 टाइप, AB3E2 टाइप। AB3 का मतलब क्या हो गया, ये हो जाता है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ये भी कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में देखा जाए तो बॉन्ड पेयर 3 होगा, बॉन्ड पेयर 3 होगा और लोन पेयर कितना होगा, 2 होगा, लोन पेयर 2 होगा। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, ए बी, एक ऊपर जाएगा बी और एक नीचे आएगा बी, ठीक है, और ये ऐसे होता है, क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल ClF3 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरीन पे होगा 2 लोन पेयर होगा, ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितना होगा, 3 होगा। तो ये 5 वाला खत्म होता है। शिवा, यस सर। इससे लिखिए आप भी, एनसीईआरटी में गिवन है वैलेंस शेल वाला, सेम चीज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पर। जी सर लिख लिया। सबका हो गया, स्लाइड चेंज करूं? तो ये 5 के बाद आ जाएगा 6 में क्या अभी एक इसमें है 5 वाला कर रहे थे ना, AB3, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाएगा आपका AB2E3 टाइप, ठीक है। AB2E3 टाइप की जब बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। AB2 यानी बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे XeF2, क्या ले लेंगे, XeF2। यहाँ पे A बेसिकली, B इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, 3 लोन पेयर है, तो ऐसे ऐसे लोन पेयर बना लेगा, ठीक है। ये लोन पेयर का सिंबल है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो XeF2 टाइप, ये AB2E3 टाइप बनाता है। ये भी लिख लीजिए। फिर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं। जी सर हो गया। अब हम बात करेंगे 6 टाइप वाले का, ठीक है। 6 टाइप का अगर होता है, जैसे 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बनेगा AB6। AB6 का एग्जांपल जो मोस्ट फेमस है वो क्या हो जाएगा, SF6, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल होता है। जस्ट सपोज एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, इस पे इधर ऐसे होता है, फिर इधर रहता है, फिर इधर होता है, ठीक है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, और फिर इधर होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 6 होगा, लोन पेयर कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखना है आप तो ऐसे लिख सकते हैं, बी बी, ठीक है, सीधे सीधे मतलब कॉर्नर पे चले जाएंगे ये सारी चीजें। ये बी और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी AB6 टाइप का। AB6 में एक और चीज आता है आपका AB AB5E, AB5E टाइप का आता है, ठीक है। ये भी क्या होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। इसमें कितना लोन पेयर है, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर कितना है, 5 है, बॉन्ड पेयर कितना है, 5 है। ये आ जाता है आपका स्क्वायर प्लेनर, क्या आ जाता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, इसका फॉर्मूला मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा BrF5, क्या होगा, BrF5। यहाँ पे बी हो जाएगा, 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 5 बॉन्ड पेयर बन गया, एक लोन पेयर यहाँ डाल दिया मैंने। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ये जो लोन पेयर होते हैं ना, उनमें रिपल्सन के वजह से ही आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, नहीं तो ये ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल ही होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और आ जाता है आपके पास AB4E टाइप, AB4E2 टाइप। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, बॉन्ड लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 4 है। इसमें एग्जांपल ले लेंगे XeF4, ठीक है। XeF4 में क्या आ जाएगा, ए बी इधर चला गया, बी इधर चला गया, बी इधर चला गया, बी इधर चला गया, इधर लोन पेयर, ये हो जाएगा आपके पास लोन पेयर, और ये भी हो जाएगा आपके पास लोन पेयर। तो ये होता है वेस्पर थ्योरी, जिन्होंने फॉर्मूले के बेस पे बताया था इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए, AB6 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मॉलिक्यूल, AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन सब चीजों पे इन्होंने डिटरमाइन किया था, क्लियर है, यस सर। लिख लिया आप लोगों ने।
जी सर लिख लिया। अब देखिए अपने पास क्या आता है, ठीक है। अपने पास अब हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर में। अपने पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी अभी हमने जो पढ़ा है, ठीक है, एक तो वेस्पर थ्योरी, वेस्पर फिर गलती, वेस्पर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास वीबीटी, उसके बाद आता है आपके पास एमओटी, ठीक है। वेस्पर खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में वीबीटी, एमओटी और पोलैरिटी पढ़ेंगे हम लोग। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, म्यू की बात होगी बेसिकली, ठीक है। तो मैं एक सवाल देता हूं आप लोगों को। सी ओ बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी है, सी एच बॉन्ड है एंड सी सिंगल बॉन्ड सी है। इनको आपको होमवर्क में करके लाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, बहुत ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास एक चीज और आता है। आप लोग वीबीटी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, एमओटी पढ़ के आइएगा। बहुत